बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला ख़ान हूँ। शरीफ ख़ानदान का हमेशा से ये मसला रहा है कि वो पंजाब को लाहौर समझते हैं या लाहौर को पंजाब समझते हैं। वो समझते हैं कि लाहौर ही पूरा पंजाब है। वो समझते हैं कि बस लाहौर को पेरिस बना दो। अगरचे वो बना नहीं सके 30-35 साल में लाहौर को पेरिस, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि लाहौर को अगर पेरिस बना दिया जाए तो इसको पूरे पाकिस्तान में बेचा जा सकता है, कराची में भी बेचा जा सकता है। देखो तुम्हारा कराची तो डूबा हुआ है या टूटा फूटा है, देखो हमने लाहौर को क्या से क्या बना दिया है। अब जो खबर आई है वो ये है कि 1 खरब और 37 अरब के फंड जो है वो लाहौर के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 1 खरब 37 अरब की मंजूरी दी गई है सिर्फ लाहौर के लिए। अब अंदाज़ा होता है कि कल लाहौर में बारिश इतनी नहीं हुई थी जितना शोर शराबा किया गया था, जितना दिखाया गया था, जितना बताया गया था। ये बारिश इतनी नहीं हुई थी जितना लाहौर जो है वो तबाह हाल दिखाया गया। अब पता चलता है कि 1 खरब 37 अरब रुपए की मंजूरी आज होना थी। अब खबर क्या आई है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए संजीदा हो गई। लाहौर के गली मोहल्ले, कूचे, पसमानदा और मुज़ाफ़ाती बस्तियों के लिए ख़जाने के मुँह खोल दिए गए। बागों के शहर के रीवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 1 खरब 37 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया। बागों के शहर लाहौर की रीवैम्पिंग के लिए। इससे पहले तजर्बे के तौर पर आपने देखा कुछ अस्पतालों को रीवैम्प किया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल को रीवैम्प किया गया है, म्यू हॉस्पिटल को रीवैम्प किया गया। और रीवैम्पिंग के बाद जो बारिश हुई है उसके हालात आपने देख लिए हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में बारिश जो है वो बारिश का पानी खड़ा हुआ था। तो जैसे अस्पतालों को रीवैम्प किया गया है वैसे लाहौर को रीवैम्प करने के लिए 1 खरब 37 अरब की मंजूरी दे दी गई है। और रीवैम्पिंग प्रोग्राम में निकासी आब, पुख्ता सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और गलियां शामिल हैं। पार्क्स और कब्रिस्तानों की बहाली का काम भी प्रोग्राम में शामिल है। 867 स्कीमों के लिए 78 अरब रुपए की खतीर रकम की मंजूरी दी गई है। मुज़ाफ़ाती और पसमानदा इलाकों के लिए 59 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस, जबकि लाहौर रीवैम्पिंग प्रोग्राम के 3 पैकेजेस भी मंजूर कर लिए गए हैं। तो ये हुआ है जनाब लाहौर में मरीम नवाज़ साहबा ने 1 खरब 37 अरब रुपए की मंजूरी दी है। और ये इसलिए दी है ताकि लाहौर की रीवैम्पिंग की जा सके। तो अब देखते हैं कि ये लाहौर को पेरिस से भी ज़्यादा अच्छा शहर बनाने के लिए एक मरतबा फिर जो अज़्म किया गया है इससे कितना फ़र्क पड़ता है। 1 खरब 37 अरब में से कितने पैसे लाहौर पे लगते हैं और कितने पैसे जो हैं वो गायब हो जाते हैं, फ़ाइलों की नज़र हो जाते हैं। ये तो कल को कोई और हुकूमत आएगी और वो रिकॉर्ड निकालेगी तो फिर वो बताएगी कि 1 खरब में से कितने इधर उधर हुए और फिर कहा जाएगा कि देखो हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो बहरहाल पंजाब पूरा चाहे तरसता रहे, सड़कों को, गलियों को, खाने पीने को पंजाब तरसता रहे, स्कूलों को पंजाब तरसता रहे, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को, लेकिन तरजीह क्या है कि लाहौर को सबसे खूबसूरत बनाना है दुनिया के जदीद तरीन शहरों के मुकाबले लाने के लिए। वो हो पाएगा या नहीं मुझे पता नहीं है। पहले भी एक कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है लाहौर को, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। कंक्रीट इस हद तक बिछ गया है कि चूँकि वहाँ पर अब कोई कच्ची ज़मीन तो बची नहीं है, इसलिए बारिश का पानी सेम होने या ज़मीन में जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। पूरा सीवरेज का सही प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है, तो इसलिए बारिश होती है तो शहर जो है वो कराची बन जाता है, शहर लाहौर कराची बन जाता है। तो ये हालात लाहौर के हो गए हैं। बहरहाल ज़रा 2-3 चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। एक तो देखिए एक मरतबा फिर जो PTI के साथ मुज़ाकरात हैं उसके लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। हालांकि PTI के बारे में हुकूमत ये कहती है कि इंतशारी टोले से तो बात ही नहीं होगी। जब इंतशारी टोले से बात ही नहीं करनी तो फिर ज़ोर क्यों दे रहे हैं PTI पर कि मुज़ाकरात करो। ये मुज़ाकरात पर ज़ोर साबित करता है कि हुकूमत दबाव का शिकार है, हुकूमत परेशानी का शिकार है। क्योंकि जैसे ही हुकूमत की पोजीशन बेहतर होती है ख्वाजा आसिफ ताने मारने लगते हैं और वह कहते हैं क्यों बात करें, किससे बात करें, कैसे बात करें, ये तो नोमाई वाले हैं, इंतशारी हैं। और जब हुकूमत को लगता है कि उनकी पोजीशन ज़रा कमज़ोर हो रही है, उन्हें लगता है कि वो वीक पोजीशन में जा रहे हैं, फ़ौरन वो तरले करने लगते हैं, क्या वो बातचीत करते हैं। अब आज राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से ये बयान दिलवाया गया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि जी हुकूमत को पहल करनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को पहल करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और हुकूमत को बड़ापन दिखाना चाहिए। तो ये तजवीज़ जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से आई है। लेकिन अहम ख़बर यह है कि महमूद अचकज़ई साहब ने भी
हामी भर लिया है कि वो हुकूमत से राबते में आएंगे, राबते करेंगे। मुज़ाकरात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो हुकूमत से राबते करेंगे कि चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली बिल्कुल सही है कि ख़ुद इन मुज़ाकरात में उतर कर हुकूमत के ताने सुनने से बेहतर है कि महमूद अचकज़ई साहब को उतारा जाए। वो PTI की नुमाइंदगी भी करेंगे, लेकिन अगर कोई संजीदगी नहीं दिखाता हुकूमत की तरफ से तो फिर PTI को सुबकी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और कहा जाएगा कि ये महमूद अचकज़ई साहब ने कोशिश की थी लेकिन वो बाराबर नहीं हुई। अब देखना ये है कि हुकूमत इसमें कितनी संजीदगी दिखाती है, और PTI ने जो महमूद अचकज़ई साहब का इंतखाब किया है कि वो हुकूमत के साथ राब्ते करें या राब्तों में आएँ और हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुलाकातें शुरू करें, ये इसको हुकूमत की तरफ से कितना संजीदा लिया जाता है। आज तो शायद वो संजीदा लें, क्योंकि आज हुकूमत ख़ुद को काफ़ी मुश्किल में महसूस कर रही है और कई हवालों से मुश्किल में महसूस कर रही है। तो जब वो ख़ुद को मुश्किल में महसूस करेगी तो बातचीत करेगी, लेकिन जैसे ही रिलीफ मिलेगा नून लीग को, थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होगी तो फिर ये गला पकड़ेंगे। वही बात जो हमेशा से हमने इनके बारे में सुनी है कि मुश्किल में हों तो पाँव पकड़ते हैं और अगर मुश्किल से निकल आएँ तो फिर गला पकड़ते हैं। तो ये नून लीग का खासा है। तो अब देखिए कि इन मुज़ाकरात को जिसका वो बहुत दिन से शोर मचा रहे थे उसका वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इसके लिए गुडविल जेस्चर तो बहरहाल आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात पहले आज तक मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए हैं या हुए नहीं हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि एक तो ये वो लोग हैं जिनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है, ये वो लोग हैं जो मैंडेट को चोरी करके बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि मुज़ाकरात क्या हैं, तहरीक इंसाफ कहेगी कि हमारा मैंडेट वापस करो, हुकूमत ने वो मैंडेट वापस करना ही नहीं है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के, किस नुक्ते पर मुज़ाकरात होंगे। तो इसलिए आज तक मुज़ाकरात की बेल्ट मुंडे नहीं चढ़ रही। लेकिन हुकूमत जो है वो अब क्या ऑफ़र कर सकती है जब कहती है कि बातचीत करो, सिवाय इसके कि वो टाइम गेन करना चाहती है। अब मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमत जो तहरीक इंसाफ को बार बार कह रही है, तहरीक इंसाफ से कि हमसे मुज़ाकरात करें, आओ बातचीत करते हैं, तो इसका वाहिद मकसद यही मालूम होता है कि वो चाहते हैं कि मुश्किल वक्त टल जाए, बातचीत में कुछ वक्त मिल जाए और इस वक्त में यानी तहरीक इंसाफ को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें और उसमें हमें वक्त मिले और जैसे ही हमारी पोजीशन बेहतर हो हम इन्हें धुतकार दें। तो इसके सिवा हुकूमत का जो है वो कोई और मकसद दिखाई नहीं देता। ऐसा बजाय लग रहा है कि अपनी मुश्किल सिचुएशन की वजह से वो मुज़ाकरात का सहारा लेना चाहती है। आइंदा हफ्ते में अदालतों की तरफ से एक बहुत दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हुकूमत पर, क्योंकि अदालतों का मूड जो है वो बता रहा है कि वो बड़ा एग्रेसिवली बिहेव कर रही हैं। अभी आप देखिए ना कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में लापता अफराद के केसेस के हवाले से क्या कुछ हुआ है, और मियाँ गुल हसन साहब की अदालत में आज शहबाज गिल साहब के भाई की बाजियाबी के लिए जो रिमार्क्स दिए गए, जितने सख्त रिमार्क्स दिए गए और 6 तारीख दी गई कि उनको पेश करें, और बताया गया कि शहबाज गिल के शर्तें रखी जा रही हैं, भाई गायब है, शर्तें रखी जा रही हैं कि वीलॉग्स करना छोड़ दो तो भाई को छोड़ देंगे। ये सब कुछ अदालत में बताया गया और बड़े सख्त रिमार्क्स मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दिए भी, और उन्होंने ये भी कहा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में कि जब अदालतों के पास मामला आता है, अदालतें अल्टीमेटम दे देती हैं, दबाव डालती हैं, तो बंदा फिर पेश भी हो जाता है। तो भाई वो फिर क्यों लापता होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सुमन रिफ़त साहबा जो हैं उन्होंने PTI के हवाले से काफ़ी रिलीफ दिया है। रिलीफ क्या, बल्कि जो फ़ैसले दिए हैं ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के को उससे फ़ायदा हुआ है कि दफातर खोलने के हवाले से, PTI का दफ्तर खोलने के हवाले से जो फ़ैसला दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और फिर आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली डील होने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में हुकूमत ने कहा कि जी हम तो कानून साजी करेंगे, यानी हम तो लड़ेंगे, हम तो नहीं बाज आएंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने लड़ाई का फ़ैसला किया। ज़ाहिर है ये लड़ाई अब पार्लियामान में नहीं, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है, क्योंकि इसके बाद फिर मामला जाना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को जो है वो नज़रअंदाज कर देगी और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, इसका इम्कान दिखाई नहीं देता। तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक हमें जो है वो एग्रेसिव रिएक्शन या सूरत हाल की तवक्को है कि हुकूमत को वहाँ पे भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ ये तमाम बड़ी अदालतें जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह हो रहा है, जहाँ एक तरफ तमाम बड़ी अदालतें जो है वो हमें खड़ी हुई दिखाई देती हैं हुकूमत के अज़ाइम के ख़िलाफ़, वहीं पर हम देख रहे हैं कि लाहौर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लोअर जुडिशरी है, मातहत अदालतें हैं, वहाँ पर अभी भी फैसले उस तरह के नहीं हो रहे जिनको कहा जा सके कि ये मेरिट के मुताबिक या चीज़ें जो हैं वो सही समत में जा रही हैं। क्योंकि अब आज देखिए ना, अहमद जंजुआ
जिनको ज़बरदस्ती का दहशतगर्द बना के पेश किया जा रहा है। और अहमद जंजुआ जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनको के बारे में इतनी भोंडी एफआईआर दी गई। मैं बार बार उसका जिक्र कर चुका हूँ। इसकी वजह यह है कि है ही इतनी भोंडी एफआईआर और इतना भोंडा केस कि जी वो एक इशारे पर पैदल जा रहे थे और पैदल जाते हुए उनकी जो है वो उनके शॉपर में से बारूदी मवाद निकल आया। ये एफआईआर है। और फिर उनके पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर उनको जुडिशल किया गया। अब उनकी डिस्चार्जगी की जो दरख्वास्त है उसको मुअत्तल कर उसको मुस्तरद कर दिया गया। यानी अदालत से दरख्वास्त की कि उनको ज़मानत दे दी जाए या उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए, और उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इसी तरह से रऊफ़ हसन साहब का भी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। बार बार कहा जा रहा है कि कैंसर के मरीज़ हैं, 75 साल उनकी उम्र है, कल वो सीढ़ियों पर चल नहीं पा रहे थे, और रऊफ़ हसन साहब जो हैं इस हालत में भी उनको जिस्मानी रिमांड दिया गया है जैसे कि वो मुल्क के बहुत दहशतगर्द हों। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आनी तो फिर अपर कोर्ट्स के पास या हायर कोर्ट्स के पास हैं, और जब बड़ी अदालतों के पास ये मामला आएंगे तो फिर वो क्या फ़ैसले करेंगे या क्या नतीजा निकलेगा इसका, उसका हमें वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा है। 2-3 चीज़ें आज छोटी छोटी मैं और बस आपसे 1-2 चीज़ें डिस्कस कर लूँ। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी सही बात की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में यानी जब हुकूमत फ़लस्तीन के हवाले से कोई बयान देती है तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर तब तक कोई मौक़िफ़ आप बना ही नहीं सकते या अपने मौक़िफ़ में अखलाकी जुर्रत पैदा नहीं कर सकते जब तक आप पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ख़ात्मा नहीं करेंगे। यानी एक तरफ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हों और दूसरी तरफ आप फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शोर मचा रहे हों, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी। दुनिया कहेगी कि भाई आपके तो अपने मुल्क में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इतनी हो रही हैं, आप कहाँ से फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने इसी वजह से कहा कि आप फ़लस्तीन के मामले पर तब तक कोई मौक़िफ़ नहीं बना सकते जब तक कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात की है। तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो जमात इस्लामी के धरने में इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे। ये मैं कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इसको वैल्यूएट कर रही होगी, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देख रही होगी। बहरहाल उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जाएंगे। आज चंद लोग शोएब शाहीन गए हैं और आमिर मुग़ल गए हैं और शहरयार रियाज़, अगरचे अगर आपने शिरकत करनी ही थी तो एक तगड़ा वफ़द भेजना चाहिए था। असद कैसर जाते, उमर अयूब जाते, बैरिस्टर गौहर जाते, एक तगड़ा वफ़द जाता ताकि पता चलता कि तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के धरने में आई है और उसकी एक वैल्यू होती और उसकी एक जो है वो मीडिया पर उसकी ख़बर चलती। तो ये मेरा ख़्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता अगर मेन लीडरशिप के लोग जो हैं वो इस धरने में जाते। लेकिन चलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये कम हैसियत है उनकी, लेकिन सियासी तौर पर ज़ाहिर है सीनियोरिटी होती है। शोएब शाहीन और शहरयार रियाज़ तो बिल्कुल ही नौवारिद हैं पार्टी के अंदर। नौवारिद से मुराद है कि लाइमलाइट में पहली मरतबा आए हैं, चले मान लिया कि वो पुराने वर्कर होंगे। तो शहरयार रियाज़ और आमिर मुग़ल और शोएब शाहीन गए तो सही, लेकिन जो ही शोएब शाहीन ने तकरीर शुरू की तो पुलिस आ गई उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो उनको अपनी तकरीर अधूरी छोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठकर जाना पड़ा और फिर वो जलसा गाह से चले गए। मेरा ख़्याल है अगर इनकी जगह असद कैसर होते तो शायद ना उनको इस तरह से गिरफ़्तार करने का थ्रेट दिया जाता, ना ही उनको गिरफ़्तारी के लिए इस तरह से स्टेज पर पुलिस आती, और ना ही वो जलसा छोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते, जिसके लिए शोएब शाहीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि वो जलसा गाह से फ़रार हो गए या जलसा गाह से भाग गए। तो ये लफ्ज़ जो है वो ज़ाहिर है हो सकता है उन्होंने हिकमत अमली के तहत ये किया हो, लेकिन बहरहाल उनका मजाक उड़ाया जा रहा है ये कहकर। तो शायद अगर सीनियर लीडरशिप आती, 5-7 लोग आए हुए होते, तो पुलिस को ये जुर्रत ना होती कि वो इस तरह से MNAs को, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार करते। ये जो 3 लोग गए थे ये तो MNAs भी नहीं है, ये तो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर PTI को भेजना था वफ़द तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मौसर हिकमत अमली के साथ ये करते ताकि हज़ीमत ना उठाना पड़ती। ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है, उल्टा मजाक उड़ा है। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हाफिज़ फ़रद जो हैं उनको पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर बना दिया गया है और कल उनकी इमरान खान से मुलाकात भी हुई थी और मुलाकात के बाद आज नोटिफाई भी कर दिया गया है और हाफिज़ फ़रद जो हैं वो पंजाब में पार्लिमानी लीडर बन गए हैं। पुराने वर्कर हैं PTI के और वोकल हैं। ज़ाहिर है जो ज़्यादा सीनियर लोग हैं, मियां असलम इकबाल वगैरह, वो तो आ नहीं पा रहे असम्बली में, तो हाफिज़ फ़रद मेरा ख़्याल है एक अच्छी चॉइस है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।